जानते हैं मैं वसुधा हूँ, आप सबकी वन एंड ओनली फ्रेंड। ओके, तो मैं आज आपको इस वीडियो में मेरी क्लास 10 जर्नी में मैंने किस तरीके से कहाँ से पढ़ाई की वो बताने वाली हूँ, और मैंने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी ऐसी छोटी छोटी सीक्रेट्स फॉलो किए जिससे कि आप भी अपना गोल अचीव कर पाएँ और अपना मार्क्स इम्प्रूव कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द मोड ऑफ प्रिपरेशन, ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था, जब क्लास 10 की जर्नी शुरू हुई थी, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, वेदर आई हैव टू डू ऑनलाइन और ऑफलाइन। बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे ऑनलाइन इतना मुझे ऑफलाइन में इतना अच्छा नहीं लगता है, यानी मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो या तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ या तो मैं यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास है, तो आई शुड टेक इट लिटिल सीरियसली एंड परचेज अ बैच। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा बैच लिया था। तो ऑनेस्टली टेलिंग यू कि क्लास 10 के लिए आपके पास PW एंड नेक्स्ट टॉपिक्स दोनों हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप दोनों से हेल्प ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट मी, मैंने परचेज़ किया था PW, यानी मैंने उड़ान 2026 का बैच लिया था, एंड मैंने उनसे ही पढ़ाई की थी मोस्टली। अब मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे या एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैं बाहर से पढ़ रही थी, किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स पे नहीं, किसी भी ऑनलाइन टीचर के ऊपर मैं नहीं डिपेंड थी, बट मैं कुछ अपना ही ऑफलाइन ही पढ़ रही थी। जैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। तो टेलिंग यू कि इंग्लिश जो था हमारी स्कूल में कम्युनिकेटिव इंग्लिश था, दैट इज़ कोर्स ए था हमारे स्कूल में। और इंग्लिश के लिए मैंने अनुराग सर के लेक्चर्स देखे थे। तो अनुराग सर के जो लेक्चर्स थे कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स के लिए, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे, वेरेज जिनका लैंग्वेज एंड लिटरेचर था उनके लिए लाइव क्लासेस होती थी। तो जो भी लेक्चर्स थे सर के रिकॉर्डेड, वो सारे मैंने देखे थे। ग्रामर मैंने नहीं देखे थे क्योंकि ग्रामर मेरा क्लास में हो जाता था। तो मुझे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत जहाँ पड़ी वो थी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए। इन दो चीज़ों के लिए मैंने सर के लेक्चर्स देखे थे, एंड सर बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और बहुत क्लियरली आप समझ पाओगे कि उस लाइन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है। तो आपको चैप्टर की समरी मिलेगी, आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मैंने नोट्स बनाए नहीं थे इंग्लिश के, पर उनके नोट्स जो भी PPT के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में हमें प्रोवाइडेड थे, उससे भी मैं रिविजन करती थी। तो सर का जो लिखने का तरीका है, आंसर राइटिंग, नॉर्मल जो भी आंसर राइटिंग है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, एंड बाकी चीज़ें जो भी थी वो सब मेरा स्कूल से हो जा रहा था। तो स्कूल में जो हमारे टीचर थे, ही वॉज टीचिंग रियली वेल, तो उनसे हमारा सब कुछ हो जा रहा था। वो क्लास में हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते थे, तो उससे हमारे चैप्टर के बाद क्लियर हो जाता था कि पता चल जाता था कि हमें इस पार्ट में डाउट है चैप्टर के। डिस्कशंस करवा देते थे क्लास में, तो हम सब एक दूसरे के आइडियाज़ को जान पाते थे, एंड उसी आइडियाज़ को हम फिर एग्ज़ाम में लिख भी पाते थे। एंड ग्रामर प्रैक्टिस भी सर करा देते थे। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मैंने यूज़ किया, यानी कि स्कूल के टीचर और ऑनलाइन टीचर दोनों से ही मेरा इंग्लिश में 97 का स्कोर आया। अब आ जाते हैं संस्कृत के बारे में। सो लेट मी टेल यू कि हमारे स्कूल में संस्कृत या फिर हिंदी चूज़ करना होता है, एंड आई एम अ संस्कृत स्टूडेंट। अगेन हमारे स्कूल में संस्कृत कम्युनिकेटिव संस्कृत था, और ये बेसिकली कोर्स ए है। जो मणिका की बुक है वो है, ओके। दूसरों की शिमुशी वो कोर्स B है, बट ये कोर्स A है, कम्युनिकेटिव संस्कृत। तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने संस्कृत के लिए किसी भी ऑनलाइन टीचर को रेफ़र नहीं किया था, बट हमारी स्कूल की टीचर को रेफ़र किया था। वो हमें बहुत अच्छे से समझाती थी, एंड हर एक चीज़ बेसिक से समझाती थी। तो मैं बताती हूँ कि संस्कृत में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स स्कोर करने के लिए। एज ऑल नो कि संस्कृत एक मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट ये जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, बी इट इंग्लिश, बी इट हिंदी या संस्कृत, इन तीनों को बारे में आपको मैं एक बात बताती हूँ कि इन तीनों के लिए आपको इसकी स्ट्रैटेजी है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, यानी आप इसमें कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट दैट डजंट मीन कि आप इन तीनों को लिटरली छोड़ ही दो और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो। हमेशा पढ़िए अपने शेड्यूल के हिसाब से,
हमेशा पढ़िए, बट थोड़े कम टाइम, जितना मतलब आप जितना दूसरे सब्जेक्ट्स को देते हैं, जैसे आप मैथ साइंस को देते हैं उतना टाइम नहीं देना पड़ता है इन तीनों सब्जेक्ट में। बट अगेन अगर आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे और नेगलेक्ट कर देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हर एक चीज़ को याद रख पाना, हर एक चीज़ को समझ पाना इज़ नॉट पॉसिबल अच्छी तरीके से, और उस मार्क को अचीव कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। सो मेरा संस्कृत में स्कोर 100 आउट ऑफ 100 गया था। इसका रीज़न यही है कि मेरा जो ग्रामर का जो बेसिक्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर आपको संस्कृत में कुछ लिखना तो होता नहीं है, आपके पास पैसेज होता है उसमें से आपको लिखना होता है, फिर आपके पास सीन एंड आंसर पैसेज दोनों ही होता है, उसमें से ही आपको वर्ड मीनिंग्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती है। और जो चीज़ें आती हैं, एक आपका ग्रामर का सेक्शन होता है, उसके लिए आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ग्रामर क्लियर होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ताकि आप उस सेक्शन को अच्छे से कर पाओ, उस सेक्शन में फुल स्कोर कर पाओ। और दूसरा क्या है कि राइटिंग जो भी आता है, जैसे कि चित्र वर्णन आता है, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा उस पिक्चर को देखते हुए, तो इसीलिए वहाँ पर भी आपको ग्रामर की नीड आएगी। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे लेटर है, वहाँ पर आपको जैसे हमारा कम्युनिकेटिव था, तो लेटर में हमें पूरा लेटर नहीं लिखना होता था, वी फिल इन द ब्लैंक्स था हमारा, तो उसको भी फुलफ़िल करने के लिए, यानी उस चीज़ को फिल करने के लिए, ब्लैंक्स को फिल करने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन दोनों को समझें और इंटरप्रेट करें कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। उसके लिए भी आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये लाइन बोलना क्या चाह रहा है, इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, या ये पूरा जो दिया हुआ है हमें उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उस हिसाब से ही आप आंसर कर पाएंगे। सो संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। और ऑनेस्टली टेलिंग यू, संस्कृत का पेपर आपका बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट्स। 3 घंटे में आपका बहुत जल्दी पेपर ख़त्म हो जाता है, मेरा भी पेपर ख़त्म हो गया था, तो आपके पास चेकिंग का बहुत अच्छा टाइम रहता है। उसके बाद आ जाते हैं SST। SST से मेरा बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि SST समथिंग जो कि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ या उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती हूँ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर था। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर आपको पहले तो टीचर जो आप जिसको रेफ़र करें वो तो हेल्प करेंगे ही आपको, बट आपको खुद से भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे SST में मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो SST के लिए मैंने दिगराज सर को रेफ़र किया था, दो मैंने कोई नेक्स्ट टॉपर का बैच नहीं लिया था, बट अगेन मैंने सर की यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी देखी थी, हर एक चैप्टर की, और जो भी सर के नोट्स रहते थे वो तो ऑलमोस्ट आपके बुक से ही रहते, तो बुक रीडिंग मैंने की थी बहुत अच्छे से। एंड वन टिप आई वांट टू गिव यू कि जैसे आपका SST है, SST में आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। आपका बुक में जितने भी ग्राफ्स है, मैप्स है, कोई पिक्चर दिया हुआ है, वो सब आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि MCQ कहीं से भी आ सकता है। एंड मैप्स तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि वो एक मार्क्स स्कोरिंग एरिया हो जाता है जहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बुक में है, आपको बस उसे याद रखना है और उधर पेपर में जाके लिखना है। बट क्योंकि SST बहुत वास्ट सिलेबस है SST का, तो मैंने क्या किया था कि मैंने हर एक पेज में मैंने स्टिकी नोट से उस पेज के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे एक पेज मैंने पढ़ा, इस टोटल पेज में क्या क्या है वो मैं शॉर्ट में लिख के चिपका देती थी, सो दैट जब मैं नेक्स्ट डे किसी उस टॉपिक को कंटिन्यू करूँ या उस चैप्टर को कंटिन्यू करूँ तो मैं इधर से रिवीजन कर करके उस टॉपिक पे जाऊँ, क्योंकि अगेन यहाँ से रिवीजन करना आपके लिए लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। जैसे आपका हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत बड़ा होने वाला है, तो वहाँ पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी SST में, और मेरा स्कोर SST में 98 था। एंड टेलिंग यू कि मैंने आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो मेरा आंसर राइटिंग में नहीं कटा था, बट मुझे इतना पता था कि मेरा एक एसेशन रीज़न गलत हो गया था और एक MCQ गलत हो गया था, तो मेरे 2 मार्क्स वहीं पर कटे हैं। मुझे ये श्योरिटी से पता है, जब मैं आई थी घर को तो मुझे इन दोनों पर ही डाउट था, तो मैंने उसे चेक किया। 2 मैं पेपर नहीं चेक करती थी, बट क्योंकि ये दोनों चीज़ों में मुझे डाउट था तो इसीलिए मैंने उसे चेक किया था, और मुझे पता था कि मेरे 98 तो आ ही जाएंगे, और आ गए। तो SST में आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना है और NCERT रीडिंग पर फोकस करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने दिगराज सर की वीडियोस देखे थे, अगेन वो लेजेंड है SST के बारे में बात करूँ तो। अब आ जाते हैं साइंस के ऊपर। साइंस में बायोलॉजी मैंने
समृद्धि मैम से की थी, क्योंकि मैम आपको क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने मज़े तरीके से पढ़ाते हैं, फ़न वे से पढ़ाते हैं, यू विल नॉट फील बोरिंग देयर। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, आप रिलेट कर पाएंगे मैम से, मैम की कही हुई हर एक बात रिलेट कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, जो आपको फ्यूचर में अगर आप बायो ले रहे हैं 11th में आने के बाद तो हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक चीज़ आप जो भी पढ़ते हैं ना वो बेसिक्स है 11th-12th की, तो हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी वहाँ पर। एंड अगेन आई एम सेइंग कि बायोलॉजी रट्टा लगाने का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ लेते हैं ना तो आप आराम से उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी रखने की। फिर आ जाते हैं फ़िज़िक्स पर। फ़िज़िक्स मैंने रक्षक सर से की थी। सो बेसिकली मैंने साइंस के लिए पूरी तरह मैंने उड़ान बैच को ही रेफ़र किया था, सारे के सारे टीचर्स को। अब जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो फ़िज़िक्स में आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। आप अगर समझ लेंगे तो इट्स ऑल डन। उसके लिए आपको NCERT रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िक्स में आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने नहीं की थी। बायोलॉजी में आपको करना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी में करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो एसोसिएशन रीज़न है, जैसे हमारे पेपर में एसोसिएशन रीज़न बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ गया था। तो अगर आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे बुक को लाइन बाय लाइन तो आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, क्योंकि लैंग्वेज भी मैटर करती है, बुक की लैंग्वेज भी मैटर करती है। फिज़िक्स में मैं कहूँगी कि सर आपको एक नया अप्रोच से पढ़ाते हैं, एक अलग अप्रोच से पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि हम किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगेन वो क्लास बहुत इंटरैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस सर भर भर के कराते हैं। तो आई डोंट थिंक आपको किसी और रेफरेंस बुक की भी नीड पड़ेगी अगर आप सर को रेफ़र कर रहे हैं तो फिज़िक्स तो क्लियर था वहाँ से। फिर आ जाता है केमिस्ट्री अगेन मैंने सुनील भैया के लेक्चर्स देखे थे, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सुनील सर के अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं ना, 101% अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होके आता है पेपर केमिस्ट्री का, आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि सर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाए। थोड़ा सा या तो पीछे का, यानी अगर आप जैसे 10th में तो आपको थोड़ा सा 9th की चीज़ें जैसे आप भूल जाते हैं कई बार वो, और 11th-12th की चीज़ें जो आपको नीड में आएंगी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। सर का जो अप्रोच है पढ़ाने का वो बहुत अलग है। देखिए हर एक टीचर का यहाँ पर अप्रोच अलग अलग है, सबने ही बहुत अपना बेस्ट दिया था। मेरी गलती रह गई थी साइंस में, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि किस वजह से मेरा स्कोर नीचे गया, क्योंकि मेरे 93 आए थे साइंस में, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम थे, बट इट्स ओके। टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप इन तीनों को रेफ़र कर सकते हैं। अगेन अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऋतिक सर के लेक्चर्स फॉलो किए थे, क्योंकि ऋतिक सर आपको मैथ्स को फील कराते हैं। सो मैथ्स मैंने ऋतिक सर से पढ़ा था, और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत इंटरैक्टिव रहती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैथ बैठ के अकेले कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन द क्लास, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है क्लास को देखने में, क्लास में रहने में, मतलब क्लास में आप ऐसा लगता है कि ये क्लास चलती रहे। ओके, सो उस तरीके से सर लेक्चर्स लेते हैं। हर एक टीचर जिसका भी मैं यहाँ नाम ले रही हूँ, एवरीवन, हर एक टीचर। बट अगेन सिर्फ लेक्चर्स देख देने से आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। जैसे अगर सर के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे मैंने सर के लेक्चर्स देखती थी, मैं सर के सारे क्वेश्चंस करती थी, बट अगेन क्लास खत्म होने के बाद मैं अपना ट्राई करती थी कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से लगा पाऊँ, फिर से रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम क्लास में जो कर रहे हैं कई बार क्या होता है कि हम उनकी स्पीड से आगे चल रहे थे तो हम खुद से कर लेते, एक बार ट्राई करके देख लेते। जैसे मैं थोड़ा सा क्या करती थी, मैं सर ने जैसे क्वेश्चन आया तो मैं उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी कि मुझसे कितना हो रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो सर ने जो समझाया उससे समझ के मैं सॉल्व करती थी। तो इसीलिए मैं ट्राई करती थी कि क्लास एंड होने के बाद मैं एक बार गो थ्रू कर लूँ सभी क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैथ में अगर आपको नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप कर लो। अगर क्वेश्चन कितना भी टफ हो, अगर आपको उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कर लोगे उसे, ठीक है। तो
इसीलिए मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आस्क मी कि मैंने मैथ में कौन सी बुक ली थी, तो मैथ्स में मैंने आर.डी. शर्मा सॉल्व किया था फुल एंड फुल। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी मैथ्स के लिए, वो ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करें। मैथ्स में गलती हम लोग ज़्यादा ये करते हैं कि हम लॉन्ग आंसर लाइक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि 3 मार्कर, 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, बट वी नेगलेक्ट दैट MCQ। और MCQ में मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, वो 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए MCQ को नेगलेक्ट ना करें, MCQ भी प्रैक्टिस करें। आपको जहाँ से भी MCQ मिल रहा है, सर तो MCQ कराते हैं, बट आपको जहाँ से भी मिल रहा है आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने MCQ, मेरा जो स्कूल में मंथली टेस्ट होता था वहाँ पर MCQ मेरे बहुत ज़्यादा गलत होते थे, तो मैंने लास्ट में जब स्कूल से मैंने छुट्टी लेना स्टार्ट किया, तब मैंने अच्छे से बैठ के MCQ प्रैक्टिस किए दिन के। लाइक मैं टारगेट रख लेती थी कि मुझे MCQ भी करना है प्लस मुझे ये भी करना है लॉन्ग आंसर्स वगैरह, तो MCQ तो मेरे थे ही, ठीक है। तो MCQ को आप नेगलेक्ट ना करें मैथ्स में। अब आ जाते हैं कि मैथ्स में मेरा स्कोर कितना था, तो मैथ्स मेरा 98 स्कोर रहा। कहाँ पर कटा हो तो मैं नहीं बता सकती अभी, बट इट्स ओके। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 ऑन 100। जब मैं पेपर दे के आई, पेपर थोड़ा सा लेंदी था, बट अगेन पेपर ईजी था, ऐसा नहीं था कि हार्ड था, पेपर ईजी था। सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे, रिलेटेबल क्वेश्चन थे, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। तो पेपर हो गया था बट लेंदी हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट अगेन मैंने पैनिक नहीं किया। मैं एंड तक जितना तक मैं लिख सकती थी मैंने आराम से किया। एंड 10 मिनट पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ, जो यूजुअली मेरा ऐसा ख़त्म नहीं होता, मेरा बहुत पहले ख़त्म हो जाता था पेपर, जब भी मैं घर पे सैम्पल पेपर्स वगैरह ले कर रही थी, तो मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा था, बट वहाँ नहीं हुआ सेंटर पर। इट्स ओके। अब आ जाते हैं AI की बात। तो AI में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ तो, इसलिए मेरे मार्क्स लेस बहुत कम रहे हैं। एक्चुअली हमें AI को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम टॉप 5 का स्कोर लेते हैं, और टॉप 5 के स्कोर में आपको AI, अगर आपका AI में अच्छा है तो आप किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा AI का। तब आपको समझ आएगा कि AI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको यही एडवाइस दूँगी कि AI को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, AI को भी अच्छी तरीके से पढ़ें। अगेन कम टाइम दें, बट उस कम टाइम में अपना 100% एफर्ट डालें उस चीज़ में, ठीक है। अब मैंने तो पूरे साल इतने अच्छे से पढ़ाई की नहीं थी, बट ड्यूरिंग दैट प्रिपरेटरी ब्रेक जो मिला था हमें बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर, उतने में ही मैंने जितना मैं कर पाई थी, तो मैंने थोड़ा सा प्रतीक सर के लेक्चर्स देख लिए थे। अगेन वो एक PW के टीचर हैं, तो उनके मैंने थोड़े से लेक्चर्स देखे नहीं थे, बट नोट्स से गो थ्रू किया था, थोड़ा सा नोट्स देख लिया था मैंने। एंड बाकी चीज़ें ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं था। मैंने CBSE के थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देख लिए थे, थोड़े से देख लिए थे कि कैसे कैसे आंसर करना है वगैरह वगैरह। तो AI में मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, वो प्रिपरेटरी ब्रेक को ही मैंने अच्छे से जितना मैं यूटिलाइज़ कर सकती थी वो यूटिलाइज़ किया, और मेरा स्कोर 50 में से 43 रहा। आई डोंट नो कहाँ पर मार्क्स कटे हैं, बट इट्स ओके। और प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे पता नहीं है कि मेरे प्रैक्टिकल में किस तरीके से 50 नहीं मिले हैं, मुझे 45 मिले, इसकी वजह से मेरा स्कोर नीचे गया है, और एल्स मेरा स्कोर 93 ही आता 100 में से। इसके आने के बाद भी मेरा टॉप 5 का स्कोर और बेस्ट 5 टॉप 5 और मेन 5 का स्कोर सेम ही रहता है, जो अभी भी सेम ही है मेरा। ओके, सो इतनी थी मेरी AI की जो भी प्रिपरेशन, इतनी ही थी मेरी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आप सबको फॉलो करनी चाहिए। आई टेल यू कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, हम सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में हम पढ़ ज़रूर रहे हैं, एंड आई नो डाउट सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए, एक अच्छे टाइम में आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। हम सिलेबस तो ख़त्म करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। हम एक चैप्टर पढ़ लिया, रख दिया, बट हम तो उस क्वेश्चन से नहीं लगा रहे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है या ये पार्ट पूरा क्लियर है, वो तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लगाए। जब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला पार्ट में मैं थोड़ा सा वीक हूँ या थोड़ी सी वीक हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उससे एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं जनरली। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, इवन मैंने भी किया था इनिशियल पीरियड में। फिर मुझे समझ आया कि मुझे एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपने क्वेश्चंस लगाइए, आपको क्वेश्चंस हर जगह से मिल जाएंगे। देखिए आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास फ़ोन है, आपके पास ऑनलाइन में बहुत रिसोर्सेज हैं। आप CBSE की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, उनकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन बैंक होता है, आपको वही में मिल जाएगा।
CBSE की वेबसाइट में, उसका यूज़ कर लीजिए। वहाँ पर बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी, हाई लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एक बार के लिए। तो आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन में जिस भी टीचर को रेफ़र कर रहे हैं उससे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपके पास कोई बुक है, कोई क्वेश्चन बैंक है, उसे लगाइए। आपके पास NCERT एग्जाम्पलर है तो वो लगा लीजिए, बट क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी कि आप सैम्पल पेपर ज़रूर कीजिएगा। जैसे बाय एंड मैंने सैम्पल पेपर करना शुरू किया था। आप जितनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप उतना ज़्यादा अमाउंट में सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाएंगे। सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ आंसर नहीं करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि आपने जो आंसर किया उसमें और क्या अच्छा हो सकता था, या उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं लिखने से भी चलता एंड उसकी जगह में कुछ और लिख सकते थे। तो एनालाइज योर आंसर्स। आपने एक बार पेपर कर लिया, आप अपने आंसर्स को एनालाइज कीजिए, अपने टाइम को एनालाइज कीजिए कि आपको कितना टाइम, किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑनेस्टली टेलिंग यू, आप जितना घर पे कर रहे हैं वहाँ पर जाके आपकी टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से बच्चों का पेपर कम टाइम होता है और पेपर में बहुत सारे सेक्शन बच जाते हैं, बच्चे पैनिक करते हैं एंड वो पेपर स्पॉइल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो आप अपने आंसर्स को एनालाइज कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखिए कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा सेक्शन बाद में करना है। और दूसरी और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 10th क्लास में आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, आपके स्कूल में ज़रूर से मंथली टेस्ट होंगे। मंथली टेस्ट में सिर्फ अपने मार्क्स मत देखिए। हम जनरली क्या करते हैं, हमें मिला पेपर, हमने मार्क्स देख लिए कि मेरे इतने बने, बट यू जस्ट गेट इन टू दैट, आप जब उस डेप्थ में घुसिए अपने आंसर शीट के, आपको पता है आपने क्या लिखा है, बट जब आपको पेपर मिलता है चेकिंग के बाद, आप उसको एक बार एनालाइज ज़रूर करिए कि मैंने कैसे आंसर लिखा है, और अगर यहाँ मार्क्स कटे हैं तो क्यों कटे हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप टीचर को जाके ये क्लियर कट पूछिए कि सर या मैम, यहाँ मुझे क्या इम्प्रूव करना था। तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आपको ये ऐड ऑन करना था। तो जब भी आप मंथली टेस्ट के बाद अपने पेपर्स आपको मिलते हैं, उनको एनालाइज ज़रूर कीजिए एकदम से कि आपने किस जगह पर क्या लिखा है, आपके आंसर बुक जो है वो दिखने में नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से उस पर काम करना है। हर एक चीज़ को नोटिस कीजिए, हर एक चीज़ को एनालाइज कीजिए। ये नहीं कि बस आया मार्क्स देख लिए इतने ही बन रहे, अच्छे भले आपके फुल आए, आप एनालाइज ज़रूर कीजिए। कम आ रहे हो तो आपको फॉर श्योर एनालाइज करना चाहिए, भले आपके फुल आए तभी भी आपको एनालाइज करनी चाहिए। अगर आप ये एनालाइज करेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स को बहुत जल्दी रेक्टिफाई कर पाएंगे। आपने अपनी मिस्टेक्स पकड़ ली कि यहाँ पर मुझसे चूक हो रही है, तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे ना। जितनी जल्दी काम करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप उस मिस्टेक को अपनी लाइफ से हटाएंगे। जैसे मेरे साथ हो रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही थी, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे पेपर ढंग से पढ़ना है, मुझे अपना माइंड काम रखना है और पेपर को आराम से रीड करना है। प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, ताकि मुझसे कोई सिली मिस्टेक ना हो, और एक बार पेपर ख़त्म होने के बाद फिर चेक करना है ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। तो ये थी आपके लिए मेरा सीक्रेट। ओके, सो आप कमेंट में डालना ज़रूर कि आपको और किसके लिए वीडियोस चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियोस लेके आऊँगी। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। और प्लीज़ सजेस्ट करना कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। ओके, सो मीट यू सून, बाय बाय गाइस।